नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश भारत की और उस एक सबसे शक्तिशाली पद की जिसने पूरे भारत की कहानी को बदल कर रख दिया। सोचिए कैसे सिर्फ एक ओहदे ने, एक कुर्सी ने पूरे उपमहाद्वीप का मुकद्दर लिख दिया। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उन 2 सदियों की कहानी में उतरते हैं जब कुछ लोग पहले गवर्नर जनरल और बाद में वाइसराय कहलाए। ये कहानी, ये पूरी दास्तान 4 हिस्सों में बटी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य बना, कैसे उसने राज किया और आखिरकार कैसे उसका पतन हुआ। तो शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से, उस वक्त जब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, कब्जा करना और अपना दायरा बढ़ाना। तो ये जो पद था गवर्नर जनरल का, ये शुरू में तो बस कंपनी के इलाकों को संभालने के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का कंट्रोल बढ़ता गया, गवर्नर जनरल एक तरह से भारत का शासक ही बन गया, जिसके पास फौज और सरकार दोनों की जबरदस्त ताकत थी। अब सवाल यह है कि अंग्रेजों ने अपना इलाका बढ़ाया कैसे। देखिए, इसके 2 बड़े कारगर हथियार थे। पहला, सहायक संधि। इसके तहत भारतीय राज्यों को मजबूर किया जाता था कि वो ब्रिटिश सेना की सुरक्षा स्वीकार करें। इससे उनकी अपनी आज़ादी ही खत्म हो जाती थी। और दूसरा था व्यक्तिगत का सिद्धांत। ये तो और भी सीधा था। अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे के हो जाती तो उसका राज्य सीधा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। लेकिन ये दौर सिर्फ कब्जे और लड़ाइयों का नहीं था। विलियम बेंटिक जैसे कुछ गवर्नर जनरल भी थे जिन्होंने समाज सुधार पे ध्यान दिया। उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, ठगों का सफाया किया और हाँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी की, जिसका असर बहुत बहुत गहरा और दूर तक हुआ। अब इस शब्द को जरा ध्यान में रखिएगा, वाइसरॉय, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली थी जो भारत पर राज करने के पूरे तरीके को ही बदल देगी। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा विद्रोह जिसने कंपनी के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहां देखिए सब कुछ कितना साफ है, एक घटना दूसरी से कैसे जुड़ी है। 1857 का विद्रोह हुआ और उसका सीधा नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय क्यों किया गया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब भारत पर कोई कंपनी नहीं बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। और इस ऐतिहासिक बदलाव के बीच में खड़े थे लॉर्ड कैनिंग। वो आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसरॉय बने। उन्होंने ही इस बहुत बड़े बदलाव को अंजाम दिया जिससे कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अब जब शासन सीधे ब्रिटेन के हाथ में आ गया तो चीजें बदलीं, लेकिन इसी दौर में संगठित विरोध और राष्ट्रवाद ने भी जन्म लिया। इस दौर में लॉर्ड लिटन जैसे वाइसराय भी आए, जिनकी नीतियां बहुत सख्त थीं। उन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से देसी अखबारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की और आर्म्स एक्ट से भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल कर दिया। जाहिर है, इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ा। लेकिन फिर देखिए, उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन, जिन्होंने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने उस विवादित प्रेस एक्ट को हटाया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार का रवैया कितना इनकंसिस्टेंट था, कभी सख्ती तो कभी नरमी। और इसी माहौल में 1885 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये एक ऐसा मंच बना जहां से संगठित भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज उठनी शुरू हुई। और फिर आया साल 1905। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फैसला किया। बस उनके इस एक फैसले ने पूरे देश में विरोध की ऐसी आग लगाई कि आज़ादी की लड़ाई और भी तेज हो गई। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और ये साम्राज्य बिखरने लगता है। इस आखिरी दौर में वाइसराय अब हालात बना नहीं रहे थे, बल्कि उन पर बस प्रतिक्रिया दे रहे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वक्त जलियांवाला बाग का भयानक हत्याकांड हुआ, जो ब्रिटिश हुकूमत पर एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिट सकता। इस वक्त तक जन आंदोलन का दबाव इतना बढ़ चुका था कि उसे संभालना मुश्किल था। सबसे लंबे वक्त तक वाइसराय रहे लॉर्ड लिनलिथगो। उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सामना करना पड़ा, जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थीं। और फिर आखिरकार अंत आ ही गया। आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें सत्ता सौंपने और भारत के दर्दनाक बंटवारे की निगरानी का काम मिला, और इसी के साथ लगभग 200 साल की ब्रिटिश मौजूदगी खत्म हो गई। अंत का ये रास्ता बहुत तेजी से तय हुआ। विविल प्लान,
कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन का प्लान, ये सब कुछ ही सालों में हो गया और इसका नतीजा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में सामने आया। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इन लोगों को कैसे याद किया जाना चाहिए जो दुनिया के सबसे ताकतवर पदों में से एक पर बैठे थे। क्या वो शासक थे, सुधारक थे या फिर कुछ और?